नमस्कार, खबरें दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां कुछ ही देर में उद्धव सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण होने वाला है और इसमें शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है अपने अपने विधायकों को। तीनों पार्टियों ने विधायकों को व्हिप जारी किया है। उद्धव के पक्ष में विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। उद्धव सरकार को 170 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं, एनसीपी के 54 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 44 विधायक हैं। तो कुछ देर में उद्धव सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण होने वाला है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। तीनों पार्टियों ने विधायकों को व्हिप जारी किया है। उद्धव के पक्ष में वोट करने के लिए विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। उद्धव सरकार को 170 विधायकों के समर्थन का दावा ये गठबंधन कर रहा है। इसमें शिवसेना के 56 विधायक हैं, एनसीपी के 54 विधायक हैं और कांग्रेस के 44 विधायक शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। कुछ ही पलों में ये फ्लोर टेस्ट, कुछ ही देर में ये फ्लोर टेस्ट हो सकता है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन उद्धव के नेतृत्व में सरकार बनी है और इन तीनों दलों ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। तीनों पार्टियों ने उद्धव के पक्ष में विधायकों को वोट करने के लिए व्हिप जारी किया है। उद्धव सरकार को 170 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार तीनों पार्टियां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमत हुए, जिसके बाद सरकार का गठन हुआ और आज फ्लोर टेस्ट होने वाला है। महाविकास आघाड़ी के तरफ से हमने विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए श्री नाना पटोले इनका चयन किया है। ये हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है और खास करके मेरे लिए व्यक्तिगत भी, क्योंकि वो मेरे जिले के हैं, मेरे छोटे भाई हैं और हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए आवाज उठाई है, काम किया है। तो कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट होगा। महाराष्ट्र में उद्धव के पक्ष में विधायकों के लिए व्हिप जारी किया गया है। तीनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। वसीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, फ्लोर टेस्ट होने वाला है, लेकिन महज औपचारिकता भर है ये 170 विधायकों का समर्थन इस गठबंधन को? महज ये औपचारिकता ही कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल साफ तौर पे बीजेपी का दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वो देखा जा रहा है कि एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस तीनों को घेरने के पूरी तरह से प्रयास कर रही है। हमने सुबह ही देखा कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने एक दो ऐसे बयान दिए, कहीं ना कहीं डराने की कोशिश जरूर की है उनके आला नेताओं को कि अभी जो विधायक है वो बीजेपी के समर्थन में है और उनके संपर्क में। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं उजागर करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उनका एक बयान था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सीक्रेट बैलेट पेपर पे होता है वोटिंग, तो बीजेपी का ही विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। ये वाक्य कहीं ना कहीं परेशान करने वाला जरूर है शिवसेना के लिए। उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं, फ्लोर टेस्ट की शुरुआत होगी, कुछ ही देर में शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान बहुमत साबित करना कोई बड़ा काम साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुश्किलें तो नहीं नजर आ रही है कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के लिए, क्योंकि इनके जो आंकड़े हैं वो आंकड़े महज जो 145 जो फिगर है उसे पार कर लेते हैं। 56 जो विधायक है वो शिवसेना के पास है, 8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है और 54 विधायक एनसीपी के पास है। अगर एनसीपी के कोई विधायक अगर नहीं भी वोटिंग करता, ऐसा होगा नहीं क्योंकि व्हिप जारी हो चुका है और एनसीपी के सभी नेताओं को एक साथ वोटिंग करने के लिए कहा गया है। तो वहीं पे कांग्रेस तेव्हाच घेतो ज्या दिवशी आपण अधिवेशन संस्थगित करतो। ठीक है, राष्ट्रगीत झाल्यानंतर ते अधिवेशन संपलेलं असतं। थांबा एक मिनिट प्लीज। झालं जयंतराव प्लीज तुम्ही
और वसीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सदन के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई है फ्लो टेस्ट की, वो यहां पर हम सुनने की कोशिश कर रहे थे। वसीम, जो आप जिक्र कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष को लेकर बीजेपी दावा कर रही है, इस दावे का आधार क्या है? वसीम, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, इससे पहले फ्लो टेस्ट का हम जिक्र कर रहे थे। फ्लो टेस्ट की कार्रवाई लगभग कह सकते हैं कि शुरू हो गई है सदन के अंदर, महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का जिक्र भी इसलिए कर रहा हूं कि आप बता रहे थे विधानसभा अध्यक्ष का के लिए वो दावा कर रही है। क्या आधार है? 105 उसके विधायक हैं, कुछ और विधायकों का भी हो सकता है कि उसके पास समर्थन हो, लेकिन वो आंकड़ा कहां से जुटाएगी जो इस पद को चुने जाने के लिए चाहिए? दिखाई दे रही बीजेपी ने जो अपनी स्ट्रेटेजी है साफ कर दिया है कि इस सरकार के लिए कोई भी निर्णय लेना इतना आसान नहीं हो सकता जितना वो सोच रही है। अगर तीन विचारधारा की अलग अलग पार्टी बनी हुई है, बीजेपी ने जब अपने जो विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना जो कोथरे जो उनके विधायक है उनके नाम के फॉर्म भी, नॉमिनेशन भी भर दिया है, जिसके कल वोटिंग होने वाले हैं। जो इनके समर्थन की बात चल रही है, इनके पास 105 सीटें हैं, बाकी जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें मिलाकर 119 सीटें होती हैं। लेकिन ये जताने की कोशिश जरूर की जा रही है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के कई ऐसे विधायक हैं जो उनके समर्थन में है। अगर सीक्रेट बैलेट पेपर पे ये वोटिंग होती है तो इसका कहीं ना कहीं पूरी तरह से फायदा बीजेपी को होगा। तो ये बताने की कोशिश करें कि बीजेपी अब भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है और वो कभी भी उलटफेर कर सकती है, क्योंकि ये सरकार कितना दिन चलेगी। उनके नेताओं का अक्सर कहना है कि सरकार तीन विचारधाराओं की तो बहुत लंबे अरसे तक नहीं चल सकती है, और अब भी कई जो विधायक है उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल वसीम, यानी कि सत्ताधारी दल के अंदर ये डर जरूर रखना चाहती है बीजेपी कि वो उलटफेर करने में अभी भी काबिल है, अभी भी उलटफेर वो कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका वसीम इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में जल्द ही फ्लो टेस्ट होने वाला है, इसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं और सदन में कार्रवाई भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी जरूर विधानसभा अध्यक्ष के लिए दावा कर रही है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिलाएं, हर कोई मतदान को लेकर उत्साहित है। पहले चरण में जहां मतदान हो रहा है वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहले चरण का मतदान हो रहा है झारखंड में। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख रहे हैं। गढ़वा में बीजेपी कैंडिडेट और प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी, मनिका से बीजेपी प्रत्याशी रघुपाल सिंह, चतरा से बीजेपी कैंडिडेट सत्यानंद भोक्ता, चतरा से ही बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन पासवान और चतरा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने वोट डाला। वोट डालने के बाद दिग्गजों ने वोटरों से भी मताधिकार की अपील की। और खबर जसपुर से, जहां बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई कर दी गई। फेरीवाला बनकर बच्चा चोरी का प्रयास ये युवक कर रहा था। नाराज ग्रामीणों ने युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है ये आरोपी युवक। पुलिस अब मौके पर पहुंच गई है। बगीचा थाने के महनई की घटना बताई जा रही है और जसपुर का मामला, जहां बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। गांव वालों का, लोगों का आरोप है कि फेरी वाला बनकर ये युवक बच्चा चोरी का प्रयास कर रहा था, बच्चा चोरी की कोशिश कर रहा था, जिसे भांपकर नाराज ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी।
एक बार फिर आपको बता दें, जसपुर का यह मामला है जहां बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। दरअसल गांव वालों को यह शक हुआ कि फेरी वाला बनकर यह शख्स बच्चा चोरी की कोशिश कर रहा है और इसी के बाद गांव वालों ने पहले उसे पकड़ा और उसके बाद उसकी पिटाई भी कर दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। दीपक, वाकई में ये बच्चा चोर ही था या फिर फेरी वाला था और आशंकाओं के चलते इसकी पिटाई हो गई? जी प्रशांत, उत्तर प्रदेश से आए हुए दो युवक पिछले 3 दिनों से बगीचा थाना क्षेत्र के महनई गांव में घूम रहे थे और आज भी वो जो है फेरी वाला बनकर वहां पर तिरपाल बेचने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान वो एक घर में घुसे, वहां पर एक 7-8 वर्षीय बच्ची जो घर में अकेली थी उसको इन्होंने मुंह बंद करके उसको ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उसने किसी तरह से उनके चंगुल से छूटकर शोर किया। शोरगुल सुनकर वहां पर गाँव वाले एकत्रित हो गए, जिसके बाद गाँव वालों ने पहले तो इनकी जमकर पिटाई की, फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और अभी जो है इन 2 लोगों को जो है हिरासत में लेकर अभी पूछताछ कर रही है। पुलिस के शुरुआती बयान में जो है बच्ची ने भी ये बताया है कि उसको ले जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिलहाल आरोपी अभी इस बात से इनकार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस के जांच में क्या सामने आ पाता है। जी प्रशांत। बिल्कुल, इन दोनों युवकों के बारे में कोई और जानकारी निकल कर आई क्या कि क्या कोई पुराना इनका आपराधिक रिकॉर्ड है? क्या उत्तर प्रदेश के भी बताए जा रहे हैं ये दोनों युवक? जी बिल्कुल, आए दिन देखा जाता है कि फेरी वाले बनकर जो है लोग चले आते हैं, लेकिन उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर कई जो है अपराध को अंजाम देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो अभी फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि और जो है उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है कि ये इनका पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। लेकिन फिलहाल इस मामले में ये सामने आ पाया है कि ये दोनों बच्चे को ले जाने का प्रयास किए थे और जिसके बाद ही ग्रामीणों ने इसकी जो है 2 युवकों की पिटाई की है। फिलहाल पुलिस अब जांच में जुटी हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह सामने आ रहा है कि जो भी फेरी वाले बनकर लोग आते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ऐसे आने जाने वाले लोगों पर पुलिस की नजर नहीं रहेगी तो ऐसे कृत्य आए दिन सामने आते रहेंगे। जी प्रशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, दोनों युवकों को पकड़ लिया गया है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए दीपक। अगली खबर कोरबा से है जहां रेत माफिया की दबंगई देखने को मिली है। ग्रामीणों को बेल्ट से पीटा गया है, वीडियो इसका वायरल हो गया है। रेत ठेकेदार बीजेपी नेता अक्षय गर्ग की गुंडई देखने को मिली है, जहां जेसीबी से रेत निकालने का ग्रामीणों ने विरोध किया था और विरोध पर ग्रामीणों को बेल्ट से पीटा गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, गुंडई की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कोरबा का ये मामला है जहां रेत माफिया की दबंगई देखने को मिली है, ग्रामीणों को बेल्ट से पीटा गया है, इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। दरअसल रेत ठेकेदार बीजेपी नेता अक्षय गर्ग की गुंडई दबंगई देखने को मिली है। जेसीबी से रेत खनन किया जा रहा था जिस पर ग्रामीणों ने विरोध जताया था। अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आखिर दबंगई खुलेआम देखने को मिल रही है, वीडियो भी जारी हुआ है, देखने को मिला है वीडियो। आखिर जेसीबी से जब आपत्ति दर्ज कराई गई रेत खनन पर, तब आखिर गुंडई पर उतर आए रेत माफिया या खनन माफिया। इस मामले में कोई एक्शन अभी तक लिया गया क्या? जी प्रशांत, आपको बता दूं कि पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में जिस तरीके से रेत खनन को लेकर जो विवाद हुआ है और उसमें जो भाजपा जो नेता है जो रेत ठेकेदार भी है अक्षय गर्ग, उनके द्वारा जिस तरीके से ये मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है और जो ग्रामीण वहां पर जेसीबी का विरोध कर रहे थे उसको लेकर ये मारपीट की गई है और उनको जिस तरीके से उनको मारपीट की गई, उनसे बदसलूकी की गई और बदसलूकी के कारण यहाँ जो है इस तरीके का मारपीट की गई और जो ग्रामीण जो है वो जेसीबी से रेत खुदाई का विरोध कर रहे थे, इसी को लेकर ये विवाद हुआ और उसके बाद एक भाजपा जो नेता है अक्षय गर्ग उनके द्वारा ग्रामीणों को पीटा गया बेरहमी से। हालांकि अब तक किसी प्रकार की कोई एक्शन की बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो दबंगई है वो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं जो रेत माफिया है उनकी जो गुंडागर्दी है वो खुलेआम सामने आ रही है। बिल्कुल, तो खुलेआम ये गुंडागर्दी सामने आई जब रेत खनन पर जेसीबी का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई गई, तो उसके बाद क्या स्थिति हुई। रेत खनन ठेकेदार के जो लोग थे उन्होंने पूरी तरह से ग्रामीणों की पिटाई कर दी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लाल आतंक के गढ़
बस्तर में माओवादी वैसे तो हर काम में रुकावट डालते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में माओवादी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं। ये बात सुनकर आपको ताज्जुब लग रहा होगा, लेकिन इस बात की पुष्टि खुद बस्तर के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मैत्री ने की है। डॉक्टर मैत्री के मुताबिक बस्तर जिले में मिशन इंद्रधनुष के तहत पहले चलाए गए अभियान में अभी भी 100% लक्ष्य को विभाग प्राप्त नहीं कर सका है और अब दोबारा लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग के द्वारा 2 दिसंबर से मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, कुछ विशेष समय ऐसे रहता है, उन लोगों का अभियान चलता है, उस समय थोड़ी दिक्कत रहती है, तो हम लोग जिस समय प्रॉब्लम जाता है तो टीम वर्क के रूप में भेजते हैं। अच्छा। हाँ, टीम के रूप में, और उधर से उन लोगों से भी सहयोग लेते हैं कि भाई टीका है, करते हैं टीका जैसे लगाना है बोलने से थोड़ा हमारे वर्कर भी वही बोलते हैं कि हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने पूरे देश में वाहनों को टोल टैक्स जमा करने के लिए आसान सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 दिसंबर से फास्टैग के जरिए भुगतान करने की तैयारी की है। टोल टैक्स नाके पर फास्टैग के जरिए भुगतान करने को अनिवार्य किया गया है। जगदलपुर से रायपुर के बीच 3 टोल टैक्स हैं, जहां पर अभी पुरानी व्यवस्था के तहत वाहन मालिक टोल टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। इस नई सुविधा के आने से जहां यात्रियों को टोल प्लाजा पर समय कम लगेगा, तो वहीं इसके जरिए टैक्स देने में काफी आसानी होगी। जगदलपुर से रायपुर के बीच पड़ने वाले 3 टोल प्लाजा के अलावा कलेक्टोरेट और बैंकों में फास्ट टैग वाहनों में लगवाने के लिए विशेष काउंटर आज से शुरू किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फास्टैग नहीं लगवाने पर टोल प्लाजा से गुजरने वालों को दोगुनी राशि टैक्स के रूप में चुकानी पड़ेगी। नागरिकों की सुविधा के लिए टोल प्लाजा पे उनका समय ज्यादा ना जाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई कि RFID जो आपकी गाड़ी में लगेगा उसी से डायरेक्टली बैंक खाता से लिंक होते हुए टोल की राशि डिडक्ट होगी। तो टोल प्लाजा पे जो लंबी कतारें होती थी उनको कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। फास्टैग की लेन को अलग किया गया है और गैर फास्टैग यानी कैश दे की जो लेन होती है वो भी लेन यथा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। एक बार फिर सफाई में जुटे हैं खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पार्क की सफाई की। पार्क में कचरा और प्लास्टिक बोतल भी इकट्ठी की। युवाओं को सफाई के लिए उन्होंने प्रेरित किया। मंत्री ने स्वच्छता की शपथ भी यहां पर मौजूद लोगों को दिलाई। युवा बोले स्वच्छता के लिए अभियान चलाएंगे। तो अपने अभियान में जुटे हुए हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। ग्वालियर में उन्होंने फिर सफाई अभियान चलाया। पार्क में कचरा और प्लास्टिक बोतलें इकट्ठी की। युवाओं को सफाई के लिए प्रेरित भी किया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों के लिए स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। दौरान युवा बोले कि वो स्वच्छता के लिए अभियान भी चलाएंगे। तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह पिछले कई दिनों से सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। हर रोज अपना समय देते हैं स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए और पब्लिक प्लेस पर जाकर सफाई कामों में जुटते हैं। और आज भी उन्होंने ग्वालियर में सफाई अभियान चलाया। पार्क में पहुंचे थे जहां पर प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी की। प्रदूषण मुक्त हो शहर हमारा, प्रदेश हमारा, उनकी उन भावनाओं को साकार करने का जो बीड़ा हमारे नेता श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, हम सब ने और शहर ने ये ठाना है कि ग्वालियर शहर और मध्य प्रदेश को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। इसके लिए मैं घर घर युवाओं से, छात्रों से, छात्राओं से, गृहिणी घर की महिलाओं से, सब घर पे जा रहे हैं हम सब लोग। और मैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूं कि स्वच्छता में योगदान दें। जैसे आज फूलबाग गांधी उद्यान में, अभी हम बगल में अंबेडकर पार्क भी जाएंगे। तो ये सब हमारा काम इसलिए है कि शहर में आपको देख रहे होंगे, कुछ आप लोग भी बताएंगे, शहर पहले से कुछ अंतर है। ये अंतर महाअंतर में वहीं नीमच जिला पंचायत की बैठक में कमलनाथ सरकार के जरिए आंगनवाड़ियों में कुपोषित बच्चों को अंडे दिए जाने की बात का जमकर मखौल उड़ाया गया। इस बैठक में ये कहते हुए अंडे बांटने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया कि सरकार को अगर अंडे ही बांटने हैं तो फिर आंगनवाड़ियों में मुर्गियां पाल लेनी चाहिए, जिससे बच्चों को ताजे अंडे मिलने के साथ उनसे खेलने का भी मौका मिलेगा।
बीजेपी के बहुमत वाला जिला पंचायत में सरकार के फैसले के उड़े मखौल पर अब कांग्रेस के तेवर उग्र हैं कि अंडे के स्थान पर मुर्गी लाई जाए और साथ ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और तथ्यहीन और हास्यास्पद यह भी बात उनके द्वारा रखी गई कि मुर्गी लाने से बच्चों को जो खिलौने खेलने के लिए दिए जाते हैं वो बच जाएंगे, बच्चे मुर्गी से ही खेला करेंगे। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद उनके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया, यह प्रस्ताव पारित कराया गया। चूंकि सदन में बहुमत उन्हीं का है, अन्य किसी भी सदस्य ने जो भाजपा के हैं इसका विरोध नहीं किया। इसका मतलब यही माना जाएगा कि उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया और इसका बहुमत के द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करके पारित किया गया और यह भी कहा गया कि इसे शासन को क्या हुआ, ये मूर्खतापूर्ण निर्णय कहा जा सकता, मतलब हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण दोनों है कि अंडे खरीदने की बजाय बाजार में सब तरह के अंडे मिलते हैं, पोल्ट्री फार्म के मिलते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के भी अंडे मिलते हैं। ये तो अभी मतलब बड़ी हंसी की बात है कि इसके लिए मुर्गी पाली जाएगी और फिर मुर्गी से अंडे होंगे और फिर उसको खाएं। उधर सिवनी में अतिक्रमण विरोधी मुहिम जारी है। अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है और इसी से जुड़ी दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कबीर वार्ड की है, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से कांग्रेस के नगर अध्यक्ष बाबा तिवारी का मकान भी अतिक्रमण में तोड़ा जाना था। बस फिर क्या था, नेताजी अपने से बाहर हो गए और राजस्व अमले से ही भिड़ गए। गालियों के बाद नौबत हाथापाई तक आ गई। हालांकि पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत तमाम धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दूसरी तस्वीर भी सिवनी की है। यहां बीजेपी विधायक दिनेश राय का बंगला भी इस अतिक्रमण अभियान की जद में आ गया, लेकिन दिनेश राय ने रसूख का इस्तेमाल करने की बजाय बंगले के अतिक्रमण वाले हिस्से को खुद ही जेसीबी से तोड़वा दिया। और बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।